हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं डीएलएड यानी कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का पहला पार्ट। पहली क्लास होगी लेकिन हम पीछे से पढ़ेंगे, आगे से नहीं, क्योंकि पीछे से जो है कुछ बात अलग है। आगे से एक बार हम पढ़ चुके हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ ये नंबर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। मुख्य मुख्य चैप्टर जो हैं पीछे बच जाते हैं, लास्ट में उनमें थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, तो इस वजह से हम नया बैच तो शुरू करेंगे लेकिन इसे हम पीछे से लेके चलेंगे। अगर आपका कोई मुसीबत है तो आप बता देना, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता। देखो यार, ये होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये देखेंगे त्रिभुज क्या होता है, वही जो मैं पहले बता चुका हूँ। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ये आप सभी जानते हो। इसके बाद बात आती है सर्वांग समता की, और सर्वांग समता के बाद समरूपता आएगा, इसमें तो नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ, उसको भी सुन लो। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वांग सम, सर्व अंग सम, कहने का मतलब जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वो लगभग में एक दूसरे के बराबर होते हैं, उन्हें आप सर्वांग सम कह सकते हो। कहने का मतलब जितना एज का वो हो उतना एज का वो भी हो, जितने हाइट का हो उतने हाइट उसकी भी हो, जैसे उसका मुंह वैसे उसका भी हो, एक प्रकार से सर्वांग सम होते हैं। लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं होता है। समरूप का मतलब वो होता है जैसे दो इंसान हैं कोई, तो दोनों समरूप हैं। लेकिन अगर एक इंसान एक जानवर सामने ले आओ, कहो दोनों समरूप हैं, तो इंसान और जानवर समरूप नहीं है। क्या होंगे? हाँ, समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान की जो बॉडी स्ट्रक्चर है अलग होती है, जानवर की अलग होती है, तो वो समरूप ना है ना सर्वांग सम है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर दो चार छः इंसान हैं तो उसमें सभी क्या हैं? समरूप हैं। सर्वांग सम तो नहीं है लेकिन समरूप हैं। सर्वांग सम वो हैं जो जुड़वा बच्चे हैं, मतलब जो लगभग एक जैसे हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो लेकिन त्रिभुज में ये रूल लागू नहीं होता है, त्रिभुज में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें कई आधार पर सर्वांग सम माना जाता है, भुजा भुजा के आधार पर, कोण कोण के आधार पर। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हों। यदि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हों, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों, तब वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, जुड़वा बच्चे के संबंध में उनकी लंबाई बराबर होगी, उनकी चेहरा एक जैसे होगा, उनका वजन उतना होगा, तो वो सर्वांग सम है। वैसे इसमें देखो, ये भुजा जो मैंने खींचा 4.6 है, इसमें भी 4.6 है। इसमें देखो नीचे वाली भुजा 5 है। हाँ, सेम जगह वाली होनी चाहिए, ये नहीं कहो कि इसमें यहाँ वाली 5 है थी 5 हो जाए सर्वांग सम होगा, ऐसा कतई नहीं। सेम सेम मतलब जितना लंबा हाथ एक बच्चे का है उतना लंबा हाथ दूसरे बच्चे का होना चाहिए। ये नहीं कि उसका हाथ 5 इंच का है, सॉरी 5 इंच का तो हाथ होगा नहीं, अगर उसका हाथ एक प्रकार से ले लो 1.5 फीट का है और दूसरे बच्चे का 1.5 फीट का पैर है लेकिन हाथ उसका 3 फीट का है, तो वो सर्वांग सम नहीं होगा। सर्व अंग सम, नाम से समझो, सभी अंग समान, हाथ भी, पैर भी, मुंह, नाक, बाल, आँख, जो भी है वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हो, सब कुछ बराबर होना चाहिए, तब सर्वांग सम कहा जाता है। तो पहला जो है, अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग एक दूसरे के बराबर होती हैं तब वो सर्वांग सम कहलाता है। जैसे इसमें अगर मैं नाम रख देता हूँ तो इस त्रिभुज की ए बी भुजा जो है इसके पी क्यू के बराबर है, यानी कि दोनों क्या दिख रही हैं आपको? 4.6 दिख रही हैं, इसलिए दोनों क्या हैं? सर्वांग सम। अभी सर्वांग सम तो नहीं हो गया क्या भुजा से? हाँ, लेकिन इसमें देखो नीचे आधार वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 है, इसका देखो ये भुजा 3 है, इसमें भी 3 है, यानी दोनों सर्वांग सम हैं। पहला कंडीशन इसका पूरा होता है त्रिभुज सर्वांग सम होने का। देखो दूसरा, इसमें एक कंडीशन और है सर्वांग सम होने का, ये तो भुजा हो गई। याद रखना, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज के सर्वांग सम होने की कितनी शर्तें हैं, तो आपको लिखना होगा। पहला है भुजा भुजा, यदि किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। दूसरा कंडीशन है दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं एवं उनके बीच का कोण तथा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण अलग अलग बराबर होंगे, तब भी सर्वांग सम होंगे। ये इनका रूल है, इनका संविधान है त्रिभुज का ये। चलो देखो कैसे, जैसे देखो ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, एक लाल एक हरा, ग्रीन है ना। इसमें देखो यार कोण 45 बन रहा है, इसमें 45 बन रहा है, इसमें ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसमें कौन बड़ी बात है, इसमें भी ये 5 है। इसमें नीचे देखो ये 6 सेंटीमीटर है, इसमें देखो ये भी नीचे 6 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भुजा भुजा कोण सर्वांग समता। भुजा भुजा कोण सर्वांग समता। पहली कंडीशन थी कि जब दोनों त्रिभुज के
तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी तब त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों और उनका एक कोण बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इन शर्तों को आप समझने की कोशिश करो, कंडीशन को समझो, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। और एक स्थिति और भी है जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, वो क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संलग्न भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा अलग अलग बराबर हो। अभी देखो ऊपर आपने देखा, क्या देखा? दो भुजा बराबर थी, एक कोण बराबर था तो सर्वांगसम हो गया। अब क्या है, अब दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, कुल मिला के तीन होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज की तीन टांगे होती हैं, ये देखो है ना, तीन साइड होते हैं तो तीन होना चाहिए कुल मिला के। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जानते हो, संलग्न, संगत, अरे यार संलग्न मतलब जो उससे जुड़ी हो, सटी हो। ये अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों भुजा मैंने खींचा है और ये जो है लाल वाली भुजा इधर से बोल दो कि ये संलग्न है जबकि ये कहीं से टच ना रहे, ठीक है। संलग्न मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हो, वैसे इसमें सभी संलग्न होती हैं। हाँ, इसमें देखो क्या है, इसका देखो ये कोण, संगत कोण जो है इसके देखो इस कोण के बराबर है 50 वाले के, है ना बराबर। इसका देखो ये 55 है, इसका देखो ये 55 है, मतलब दो कोण देखो बराबर हैं, है ना। संगत कोण बराबर है कि नहीं है? संगत कोण मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो भाई? इस पे ये यहाँ 50 बना रहा है और ये देखो थोड़ा सा उल्टा अलग साइड का बना है, लेकिन है तो वही त्रिभुज ना। इसमें देखो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी ये 5 है, ये 55 है, ये 55 है। कहने का मतलब कि त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है यदि दोनों त्रिभुज के क्या, संलग्न भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के अलग अलग बराबर हों। मतलब तो आप समझ गए होंगे ना। देखो ये कोण 50 है, इसमें 55 है, ये 55 है, 50, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। अभी इतने में ही नहीं थमता, इसकी चौथी कंडीशन भी है। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं जब इन तीनों रूल का पालन ना करें तब भी वो हो सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ कौन सा ब्रह्मास्त्र लगेगा वो भी देख लो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। देखो कर्ण आधार लंब के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ऐसे मैंने खींच दिया है। तो किसी भी त्रिभुज में कर्ण पहचानना है तो याद रखना जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही उसका कर्ण कहलाती है। उसके बाद जो तीन भुजाएं बचेंगी वह अलग अलग लंब और आधार बदल सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन कर्ण को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। अगर कोण यहाँ पर बनेगा तो इसके लिए कर्ण ये 5 होगा और ये आधार होगा 3, लंब क्या होगा 4 होगा। लेकिन अगर यही कोण यहाँ पर बनना है, इधर जहाँ मैंने ब्लैक खींचा है, तो इसके लिए लंब बदल जाएगा, लंब 4 हो जाएगा। और यार उसके लिए भी तो कहोगे वही था, है ना। चलो जाने दो, इसको छोड़ दो। हाँ, अगर ये कोण यहाँ बनता है ऊपर तब इसके लिए लंब बदल जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, आधार 4 हो जाएगा, लेकिन कर्ण तब भी वही रहेगा। अगर कोण यहाँ बनता है, यहाँ जहाँ हमारा पेन चल रहा है यहाँ, तो इसके लिए भी क्या है, लंब 4 होगा, आधार 3 होगा, लेकिन कर्ण यही होगा। अगर यहाँ पर कोण बनता है, इसके लिए लंब ये होगा, आधार नीचे होगा, लेकिन कर्ण वही होगा। कहने का मतलब कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। 3 का वर्ग करके जोड़ोगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करके जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 9 25 आएगा, 25 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा। कहने का मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तभी वो त्रिभुज सही है, तभी वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा वो गलत है। बात समझ गए? तो चलो तीसरी कंडीशन देखते हैं। कह रहा कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की एक अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो। पहला नंबर तो इसमें देखो आधार बराबर हैं, जिन्हें आप कह सकते हो कि संगत भुजा बराबर हैं। संगत भुजा जानते हो ना, जैसे कहते हैं ना संगे शक्ति, सुना ना आपने, मतलब एक प्रकार से जो एक साथ रहते हो, है ना। और क्या है, इसकी देखो दूसरी भुजा भी बराबर है 5.8, ये भी 5.8 है।
और क्या होना चाहिए, त्रिभुज का कर्ण एक दूसरे के कर्ण के बराबर हो तथा पहले किसी एक त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो भी बराबर हो। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो। देखो कर्ण कहाँ है इसमें भाई, कर्ण की बात करें तो 5.8 है, इसका भी देखो 5.8 है, इसका आधार भी बराबर है, इसका भी, इसका एक कोण बराबर है, इसका भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, सिद्ध हो गया ना। कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताना, हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो अब ये क्रियाकलाप आप खुद से करना भाई, प्रशिक्षुओं को करवाना है इसको खुद को, तो आप लोग इसको कर लेना। कौन सी मुसीबत आ गई यार। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप दिमाग लगा लो फटाफट और बता दो कितना आएगा आंसर, कैसे होगा। देखो समझो, पहले कोशिश करो, नहीं दिखेगा तो बताना। वैसे आप इसे अगर क्वालिटी चेंज कर लेंगे, एचडी में देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है यदि एक त्रिभुज के दो कोणों के मान 38 डिग्री व 57 डिग्री है, यानी कि 38 अंश और 57 अंश हैं। तो फिर ये भी कह रहा है इन कोणों की संलग्न भुजा 7.2 सेंटीमीटर है। यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण 57 व 38 हैं तो इन कोणों का संलग्न भुजा का मान बताइए। देखो बहुत आसान है, आप फटाफट अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं तो अपने दिमाग में रखिए, और डाउट सेशन में जाकर के आंसर भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो यार ये मुसीबत भी आ गई। देखो ये जैसे मैंने एक त्रिभुज बना लिया ना, ये त्रिभुज बना लिया, और एक त्रिभुज मैंने इधर से बना दिया। और इसमें क्या कह रहा है, इनके जो दो कोण हैं वो अलग अलग हैं, दिए गए हैं। अब मान लेते हैं कि हम ये 57 है और ये 38 है। हाँ ठीक है, समझने की कोशिश करना। इसमें ये 38 है और इसमें ये क्या है, 57 है, और इसकी संलग्न भुजा इसमें कह रहा है कि 7.2 है, तो इसकी ये भुजा क्या होगी। अभी अभी मैंने सबसे पहले वाले कंडीशन में के बाद में दूसरे में बताया था शायद ना, बताया था ना। देखो यार सर्वांग तब होता है जब दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं जो हैं या तो बराबर हों या दो कोण और एक भुजा बराबर हो। तो सिंपल सी बात है, दो कोण बराबर हैं तो एक भुजा भी तो बराबर होगी, यानी ये भी तो 7.2 होगी, यानी इसका आंसर क्या होगा, 7.2 होगा। इसका आंसर 7.2। दूसरा वाला देख लो, करा कि त्रिभुज ABC और PQR समकोण त्रिभुज हैं जिसमें से कोण A कोण Q समकोण है। व्हाट, क्या कह रहा है, देखो दोनों अलग अलग हैं लेकिन हाँ दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो जिसमें से कोण A समकोण है और कोण दूसरे वाले का कोण Q समकोण है। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तथा भुजा BCPR आपस में बराबर है, यदि AB 5 सेंटीमीटर हो तो QR की माप बताइए। यार सर्वांगसम है तो सिंपल सी बात है, जो ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, बस इतना जान लो। अगर आपको कन्फ्यूजन है चलो मैं दिखा देता हूँ। मैंने बना लिया ये भैया समकोण त्रिभुज, आप भी बना लो एक ही समकोण त्रिभुज। चलो ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं शुभ शुभ ABC, इनका नाम लिख लो PQR, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें Q समकोण है, बहुत अच्छा है कि हमने शुक्र मनाओ Q लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसका कह रहा था A समकोण है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें समकोण यहाँ बनता है तो A यहाँ लिखो, इनको कर लो B को यहाँ, काहे को लिए झंझट रहे, ठीक। अब इसका देखो Q समकोण हो गया, इसका A समकोण हो गया। कह रहा कि यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तथा भुजा BC PR आपस में बराबर हैं, PR मतलब ये बराबर हैं और BC ये बराबर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये बराबर हो गए, एक अच्छी जगह मैंने लिखा था, ठीक है। कह रहा है यदि AB मतलब कि कौन कौन सी, देखो यार मैंने कुछ सही लिखा है कि भुजा इधर उधर लिखा है। AB चलो ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा फिर QR की माप क्या होगी, QR मतलब इसमें तो ये हो गया, अलग अलग हो रहा है ना। देखो समझने की कोशिश करो, त्रिभुज कह रहा पहला नंबर तो सर्वांगसम है, त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम कब होता है, वो कंडीशन आप पहले से जानते हो, तो सिंपल सी बात है ये भी उतना ही होगा, जितना है उतना ही होगा, 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये भुजा बराबर है, अगर एक ये भी बराबर हो जाएगी, और देखो कोण बराबर है दोनों का, सम्मुख कोण बराबर है ना, संलग्न कोण जिसे बोलते हैं एक प्रकार से आप, तो 90 इसमें है 90 इसमें है, ये भुजा बराबर है, तो एक कोण बराबर है दोनों में, एक भुजा बराबर है तो दूसरी वाली भुजा तो भी बराबर होगी, है ना। मतलब ये नहीं, हाँ ये मैंने लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लिखने में मैंने गड़बड़ का किया है ना, लिखने में ये गड़बड़ किया है मैंने कि ये जो PQR इधर साइड में लिखा है इसे आप ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करना होगा। एक मिनट रुक जाना,
देखो इसमें लिखने का थोड़ा सा सिस्टम था भुजा का, बाकी और कोई बात नहीं थी। एक ही जगह वाली भुजाएं एक जैसे पे पड़ेंगी, अलग अलग नहीं पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ये 5 है ना, तो साथियों यहाँ पर पी लिखो इसको, ठीक है। चित्र का नाम देखो, आकृति उसी हिसाब से नाम लिखा जाएगा, यहाँ पी लिखो। और ये क्यू हो गया, ठीक है, ये आर, ठीक है। अब बात समझ में आई ना। अब देखो अगर ये क्या बोल रहा है, क्यू आर बताओ, क्यू आर मतलब ये भुजा बताओ। देखो सिंपल सी बात है, ए बी इसमें देखो 5 है, तो इसी के जो संलग्न होगी, इसी के सम्मुख, इसी के जस्ट आप जगह पर, यानी इधर देखो, जैसे ये देखो सीधी वाली लाइन है, ये भी इस पे है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसी का जो संलग्न भुजा होगी वही क्या होगी, दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी, ये भी क्या होगी, 5 होगी। और ये कोण बराबर है 90 है, और इसमें भी ये कोण क्या है, बराबर है 90 है। ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, और ये भी क्या है, बराबर है, कह रहा था उसमें। देखो कंडीशन देखो, दिखा दे रहा हूँ, दिया है ना चित्र में। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे, कह रहा था कोण ए बराबर है, कोण क्यू बराबर है, और सॉरी बराबर नहीं, समकोण है, मैंने दिखा दिया समकोण है। और इसमें कह रहा का बी सी जो है पी आर आपस में बराबर है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ए बी 5 है तो क्यू आर पूछा था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से ये भी हो गया, मूल्यांकन आप लोग कर लिया है ना। अब आप कमेंट करके बताना। देखो यार, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे देंगे, आप ढेर सारा क्वेश्चन कर लेना इस तरह से, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, 13 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, सर्वांग समता वाला। तो एक दिन में एक पार्ट खत्म हो गया इस तरह से, ये चूँकि छोटा सा था। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसे यूट्यूब पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर लिख करके मैसेज करिए ज़रूर, अगर आपको पूरा क्लास करना है। और आप क्लास को ज्वाइन करिए, पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, जिससे आपको रेगुलर और पूरा कंप्लीट कोर्स मिल सके। 78 438 32 999। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर लॉकडाउन में इस क्लास को देख रहे हैं तो लॉकडाउन का पालन करें और सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन बिल्कुल ना करें, ठीक ना।